एक और क्रूशल स्टेट अगले साल 1.5 साल में इलेक्शन पे जाएगा, वो है बिहार, जहां पर आपने नीतीश कुमार के संग गठबंधन में चुनाव लड़ा है। पिछली बार उसको आपने स्वीप भी किया था। यहां पर भी कुछ ये बैड मैरिज टाइप की सिचुएशन है। मैं कह रहा हूं कि मतलब सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करने से उन्होंने मना किया। उसके बाद भी कुछ नोकझोंक लगी हुई है, कुछ नोकझोंक चल रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अपने आप अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है। दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जाएगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट। जहां तक बिहार का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के क्षेत्र में काम करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, साथ में ही चुनाव? गठबंधन होता है तब छोटी बहुत नीचे के स्तर पर अनबन होती ही है, वो होनी ही चाहिए। वो ही स्वस्थ गठबंधन के लक्षण है। परंतु मतभेद और मनभेद की स्थिति में नहीं परिवर्तित हुए। हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, एक साथ होकर चुनाव। अमित जी, सवाल जो सबसे बुलंद मुद्दा रहा है पिछले कुछ महीनों में, कश्मीर का मुद्दा। देखने में धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आपने धीरे धीरे सर्विसेज वापस भी की हैं। अब पोस्ट पेड सर्विस जो है मोबाइल की भी शुरू हो गई है। मेरा जो सवाल है, पहले एक ब्रॉड सवाल है, आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर आगे जाएगा? सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेगी? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 4 महीने लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मल होने में। ये कैसे होगा? क्या कदम उठाएंगे आप जिससे कि ये हो? देखिए, कश्मीर की 3 समस्याएं थी। एक तो अलगाववाद और आतंकवाद, दूसरा रैम्पर्ड करप्शन, जबरदस्त भ्रष्टाचार था, और तीसरा एक विकास का जो खाका होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका अभाव था। मुझे लगता है तीनों समस्याओं का जड़ धारा 370 में था। धारा 370 के कारण पाकिस्तान की एजेंसियों ने वहां के युवाओं को भ्रमित किया। पहले अलगाववाद, अलग राज्य, बाद में आजादी, न मिले तो आतंकवाद, और हाथ में बंदूक थमा दी। 90 से लेकर आज तक 40,000 लोग मारे गए। और इसका अगर कोई डिटेल स्टडी करता है तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, थोड़े स्टडी के बाद, कि ये धारा 370 के कारण हुआ है। तो मैं मानता हूं कि आतंकवाद को मूल समेत नष्ट करने का काम धारा 370 को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ है, और इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। दूसरा, एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था। धारा 370 का उपयोग कर वहां ब्यूरो ही नहीं बनाया। आज देश के सारे कानून वहां लगे हैं। ईडी को भी सर्वाधिकार प्राप्त है, इनकम टैक्स को भी है, और एसीबी भी बनी है। अब भ्रष्टाचार पर वहां नकेल कसी जाएगी। तो जो पैसा केंद्र से जाता है, जो जम्मू कश्मीर सरकार का रेवेन्यू है, वो पूरा का पूरा जनता के कामों के विकास में खर्च होगा। तो इससे डेवलपमेंट बढ़ने वाला है। दूसरा, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत स्थानीय इकाइयों का, वहां वो चुनाव कराते ही नहीं थे। पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत चुनाव ही नहीं होते। अब क्योंकि वहां 73 और 74वां संशोधन अप्लाई हो गया है, तो नियमित स्वरूप से पंच सरपंच के चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी ब्लॉक्स के चुनाव चल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी राशि, कश्मीर जैसे राज्य में लगभग 6500 करोड़ की राशि सीधी पंचायती राज के हाथ में जाएगी। तो इससे भी गांव का विकास को बल मिलेगा। और तीसरा, एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर कश्मीर के विकास का 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं। और मुझे लगता है ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, ये सारा विकास होता है, तो कश्मीर को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और धारा 370 जाने के बाद ये तीनों चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा हर्डल धारा 370 और 35 से थी, वो हट चुका है। तो ये स्पेशल पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज भी होगा? देखिए, पैकेज ऑलरेडी मोदी जी ने दिया हुआ जी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, इसमें करप्शन होता था। अब एक विजन के साथ, एक अच्छी ब्लूप्रिंट के साथ वहां विकास का खाका खींचा जाएगा।
ये जो अभी आपने इलेक्शन की बात की जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बाकी पार्टीज ने बॉयकॉट किया है। देश के कई हिस्सों में पंचायत चुनाव में पार्टियों को परमिशन ही नहीं है, सारे निर्दल लड़ते हैं, ढेर सारे स्टेट ऐसे, जी तो इसका कोई मतलब नहीं है क्या? गांव के मतदाता वोट देकर अपना पंच और सरपंच चुनते हैं और गांव के विकास का फंड उनके हाथ में जाता है, जो गांव वालों के साथ बैठकर तय करते हैं कि मेरी गांव की प्रायोरिटी क्या है। पंचायत घर बनाना है, स्कूल के कमरे बनाने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता की व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करना है। तो ये प्रायोरिटी जब गांव तय करता है तब विकास की गति अनेक गुना बढ़ जाती है। भारत में जब ये अनाउंसमेंट आया तो भारत में इसकी बड़ी सराहना हुई, आपको बहुत अच्छा, प्रेस ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया, पर फॉरेन प्रेस इसमें काफी क्रिटिकल रहा। खास करके एक मुद्दा उठाता है कि डेमोक्रेटिक लीडर, इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं, तो ये कब तक हाउस अरेस्ट में रहेंगे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्होंने, देखिए, विशेषकर कांग्रेस पार्टी मुद्दे को तूल दे रही है जी और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तूल दे रही है। मैं दोनों पार्टियों को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटाने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। कोई इतना बड़ा फेरबदल आपने कश्मीर की राजनीति में और संवैधानिक स्थिति में नहीं किया था। फिर भी आपने 11 साल तक शेख अब्दुल्ला जी को जेल में रखा था। कश्मीर के मुख्यमंत्री नाते उनको पदच्युत कर दिया और बाद में जेल में रखा। और अब आप हमें सवाल पूछ रहे हो। अभी अभी हमने बड़ा फैसला दिया है, लोगों की भावना भटकाने का अगर कोई प्रयास करता है तो हमें एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़ेंगे और हमारी टॉप प्रायोरिटी कश्मीर में शांति है। तो ये स्टेटहुड कब रेस्टोर हो पाएगा कश्मीर में? आपने कोई 1 साल 2 साल कोई टाइम फ्रेम है? इस तरह का टाइम फ्रेम नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन पर निर्भर होगा। अगर सब लोग कोऑपरेशन देकर सिचुएशन को जल्दी नॉर्मल कर लेते तो जल्दी हो जाएगा। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, सर्विसेज कंपनीज आए। राहुल जी, वहां इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं पड़ी है। टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर पड़ी है, खनिज के क्षेत्र के अंदर पड़ी है, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं पड़ी, हेल्थ सेक्टर पूरा खुला पड़ा है, ढेर सारी संभावना, मगर 370 ने उनको रोक कर रखा था। ये जो अटैक्स हो रहे हैं लोगों पर, जैसे फार्मर्स पर, वहां की रोज की जो व्यवस्था नहीं होती है, 2 महीने में 4 अटैक हुए। जी, तो आपको भरोसा है कि लॉ एंड ऑर्डर? एक मिनट, और 90 से आज तक की 1 महीने की 16 अटैक की या घटनाओं की एवरेज है। क्या कश्मीर में कभी नॉन